हम लोग अभी जो देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन किस तरह से शुरुआत हुआ उसकी हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। गांधी किस तरह से 1915 हमने देखा है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स, रॉलेट सत्याग्रह। ये आपका जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो गांधी का है और लेफ्ट साइड वाला आर के इस साइड में। ओके, तो वो आपके तिलक और मॉडरेट्स और होम रूल मूवमेंट बैकग्राउंड के अंदर किस तरह से चलता है उसका है। फाइनली 1919 के आसपास जो आपका रॉलेट सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट जिसको लेके पास किया गया था वो भी हमने देखा। अब हम लोग जा रहे हैं एक मूवमेंट की तरफ जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इंडिया इन 1919 किस तरह से था हमने ऑलरेडी देखा है, किस तरह के लोग यहाँ पे सिस्टम हुआ करती थी, पीपल वर वेरी मच अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसी के चक्कर के अंदर एक इशू उभर के आ रहा है जिसका नाम है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया है बंगाल के अंदर दैट द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द एंटी पार्टीशन एजिटेशन ऑफ बंगाल। द स्वदेशी मूवमेंट had its origin into the anti-partition movement of anti-partition agitation of Bengal। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा that the non-cooperation movement had its origin into the Khilafat issue which was not based in India, which was entirely not based in India। और ये भी फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जादूगर की कारीगरी थी भाई साहब। ये होता है ना कि कोई चीज़ बाहर से उड़ता हुआ कबूतर पकड़ के यहाँ स्टेज के ऊपर ला के लोगों के सामने रख देना, ये कोई छोटा मोटा इंसान थोड़ी कर सकता है। Essentially there were two movements which emerged from the separate issues। उसको क्लब किया जा रहा था और क्लबिंग करने के पीछे की जो पूरी जो टेक्निक्स थी, जो स्ट्रेटजी थी, वही गांधी ने अपनाई है। ओके, सो अडॉप्टेड अ कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम दैट वाज ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। बोले असहयोग करेंगे, असहयोग के साथ अहिंसा का बेस बना के हम लोग यहाँ पे असहयोग करेंगे। ओके, खिलाफत इश्यू वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडियन पॉलिटिक्स, but it provided the immediate background to the movement and gave an added advantage of cementing the Hindu-Muslim unity against the British। और लोग इतने गुस्से थे ना, हमने पिछले स्लाइड में देखा कितने गुस्से थे, they were very much angry। बोले सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो कर नहीं। और जब ये इशू आया तो तुरंत ही बापू ने बोला मैं हूं ना, why you are getting worried। देखिएगा अभी देखो चक्कर, ये पूरा का पूरा इशू कैसा चक्कर घुमाता हो, फिर से अंग्रेज यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से खिलाफत आंदोलन शुरू होता है और उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर लेके जाऊंगा। अब याद रखिएगा एक चीज कि हिस्ट्री है ना, आप कोई भी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी पढ़ रहे हो, वो इंडिया के साथ वैक्यूम, यू कैन नॉट फोकस एंटायरली ऑन इंडिया। वैक्यूम में आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। इतिहास एक ऐसा विषय है, मतलब हर एक कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है, अर्थतंत्र भी ऐसा ही है, इकोनॉमी भी ऐसा ही है, बट वो ग्लोबल लिंक के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री भी ऐसी सब्जेक्ट है जो बाहर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं सेंट्रल एशिया के अंदर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसे हो गए तो उसकी इफेक्ट इंडिया के ऊपर आ रही थी। आई कि नहीं आई, आर्यंस वहां से खदेड़े गए तो वो लोग कहाँ पे इंडिया के ऊपर आए। ओके, यही थियरी हम लोग हिस्ट्री के अंदर आजकल एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूसली लोग बाहर से इन्वेड कर रहे थे, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, उनका हिस्ट्री था, बट इट वॉज अफेक्टिंग इंडिया। द सेम वे द खिलाफत इशू, वो जो पूरा का पूरा इशू था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जुड़ा हुआ था। अगर आप थोड़ा बहुत पहले विश्व युद्ध का बैकग्राउंड जानते होंगे तो इट वाज फॉट बिटवीन द अलाइड पावर इन दी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में आपके ब्रिटेन, फ्रांस आदि इत्यादि देश थे, और सेंट्रल पावर्स में आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, जो टर्की आज का मॉडर्न डे कंट्री है, वो यहाँ पे एक साइड के ऊपर उनके खिलाफ लड़ रहा है। एज यूजुअल द अलाइड पावर्स वॉन, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, और इसी के कारण ये जो ऑटोमन एम्पायर था ना वो खत्म कर दिया जाता है। अब ऑटोमन एम्पायर और खिलाफत इश्यू का कुछ लेना देना कहाँ से होता है, इज इट रिलेटेड टू ईच अदर, इट इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि द ऑटोमन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश समवेयर अराउंड 14th सेंचुरी, और 14th सेंचुरी के अंदर ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत होती है। ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत जब होगी तो धीरे 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 इसका जो साम्राज्य है वो बढ़ता रहेगा। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, किस तरह से ऑटोमन एम्पायर बढ़ाया जा रहा है। ओके, और ये ऑटोमन एम्पायर इस्लाम, और वो भी सुन्नी इस्लाम, उसमें भी सलाफी स्कूल ऑफ थॉट है सुन्नीज़म का, सलाफी या वहाबी भी आप बोल सकते हो, उसका बेस बना के अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा था और अपने एम्पायर को स्प्रेड कर रहा था। देखिएगा कि द ऑटोमन एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एम्पायर्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन वर्ल्ड, वो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, आधुनिक विश्व के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा साम्राज्य बोला जाता है ऑटोमन एम्पायर का, राइट फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला टू द टिप ऑफ यूरोप, दैट इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जहां से आपका जिब्राल्टर नाम का छोटा सा प्रदेश है जो अफ्रीका और यूरोप को डिस्कनेक्ट करता है। अब देखिएगा कि वो वहां से स्टेट निकलता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर।
और वहाँ जिब्राल्टर सबसे एंड तक, जिब्राल्टर तक, ये जो कोने वाला सबसे वेस्टर्न यूरोप का जो कंट्री है, वहाँ तक पूरा का पूरा इनका ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य फैला था। 1920 तक आते आते ये पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो जाता है और वहाँ से एक इंडिपेंडेंस कंट्री टर्की नाम का जो देश है जो एस्टैब्लिश हो जाता है, उसकी ही स्टोरी है और उसी के साथ ये पूरा का पूरा खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ है। और टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ये ऐसे ऐसे स्टेट है विच डिवाइड्स द कंटिनेंट। अब देखिएगा, आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी उसके साथ लिंक कर दीजिएगा। ऐसे दुनिया के 5 स्टेट है जो कंटिनेंट टू कंटिनेंट अलग करते हैं। जैसे एक है बेरिंग स्ट्रेट, एक है बोस्फोरस स्ट्रेट, ओके, एक है मेंडेमस स्ट्रेट, एक है बाब अल मंदेब स्ट्रेट और एक है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। गूगल करिएगा, हर एक लोकेशन है, कौन सी कंट्रीज कहाँ पे आ रही है, उसके इर्द गिर्द वाले आप देख लीजिएगा। अभी देखिएगा कि ये ऑटोमन एम्पायर का जो साम्राज्य हुआ ना, ये जो ग्रीन आप कलर देख रहे हो जो स्प्रेड हो रहा है, उसके पीछे एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी जिसका नाम था खलीफा। ही वॉज अ खलीफ, ही वॉज अ खलीफ, उसको खलीफा बोला जाता था। और उसकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग थे ना, दे यूज्ड टू एडोर दिस पर्सन कि ये हमारा स्पिरिचुअल सुप्रीम लीडर है। अभी हुआ ये कि व्हेन द ऑटोमन एम्पायर वाज डिसमेंबर्ड बाय द अलाइज, तो 1920 के अंदर ट्रीटी ऑफ सिवरेस की जाती है टर्की के साथ, मैंडेट सिस्टम आता है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, बट टर्की को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और टर्की को तबाह तो किया इन्होंने, ये जो खलीफ नाम की जो पोस्ट थी ना, ये खलीफ नाम की पोस्ट को हटा दिया। अब जब ये खलीफ या खलीफा जिसे कहते हैं, जिसने इतना बड़ा खलीफेट बनाया था, वो खलीफेट को हटाने की बात की थी अंग्रेजों ने। एंड एज अ रिजल्ट व्हेन दिस खलीफा or the Khalif was removed from his post, the protest started all over the country। और उसी का ही प्रोटेस्ट का एक रिफ्लेक्शन आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंडिया के, भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग इसके विरुद्ध में बोलेंगे कि मुझे आपके साथ गलत, आपने हमारे साथ गलत किया है, हमारे मुस्लिम धर्मगुरु के साथ आपने बहुत ही अत्याचार और अन्याय किया है। फेब 1920 की बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर क्या हुआ था? पंजाब के अंदर बहुत ही गलत चीज बैकग्राउंड के अंदर हो चुकी थी ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट ऑलरेडी हो चुका था पंजाब के अंदर, मतलब जलियांवाला बाग। ओके, फेब 1920 के आसपास जो बैकग्राउंड के अंदर 3-4 घटनाएं हो चुकी है, वो मैं आपको ये ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है। खिलाफत का इशू नया नया उभर के आ रहा था और उसी का ही इशू का बेस बना के इसको कंटिन्यू किया गया। जून 1920 तक आते आते जब ये खिलाफत इशू को और बूमरैंग किया गया, उसको और स्केल अप कर दिया गया, तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है इलाहाबाद के अंदर। हिंदू एंड मुस्लिम पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये सब की सब इकट्ठा होती है और ये डिसाइडेड कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे स्कूल्स का, कॉलेजेस का, लॉ कोर्ट का। और बोल दिया जाता है दैट गांधी आप ये पूरी की पूरी लीडरशिप की तैयारी करोगे। बाय 1 अगस्त 1920 ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस कमिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड इट वॉज गिवन अ कैंपेन टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन एंड द मूवमेंट वॉज फॉर्मली लॉन्च। देखिएगा कि 1 अगस्त 1920 के दिन तिलक महाराज की भी मृत्यु हो जाती है। तो जिस दिन यहाँ पे हम लोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, उसी दिन आपके लोकमान्य तिलक की भी डेथ हो जाती है। ओके, सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक और मीटिंग होती है और कांग्रेस एक पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन का जो प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट कर देगी। वो एक्सेप्ट करेगी कब तक? जब तक आपने पंजाब के अंदर जो गलत किया वो, खिलाफत को लेके आपने जो खलीफा को हटा दिया है वो, और स्वराज की स्थापना नहीं करोगे ना, तब तक हम भारत के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि खिलाफत आंदोलन ने तो खाली बेस प्रोवाइड किया था, इसके पहले ऑलरेडी पंजाब के अंदर जो हो चुका और स्वराज के अंदर जो हो चुका, वो तीनों के तीनों इश्यूज को भी सरकार को दरकिनार नहीं कर रही थी। और जब गांधी को लीडरशिप दी गई तो गांधी ने इन तीनों की मस्त खिचड़ी बना दी, उसको परोस के लोगों के सामने रखा कि भाई हमारे ये 3 मुद्दे हैं, अगर सरकार ने ये 3 मुद्दों को जवाब नहीं दिया है तो हम लोग असहयोग की तरफ चले जाएंगे। As usual, when the non-cooperation program was accepted by the Congress, what was the thing which was accepted? Okay, तुरंत ही सरकार ने कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया that we will be boycotting all the schools and colleges। ये तो कब से चल रहा है। This is your basic gravy। अगर कोई भी मूवमेंट पूछे ना, तो हर एक मूवमेंट के अंदर एक चीज कॉमन थी भाई साहब,
स्कूल कॉलेजेस के अंदर कोई बच्चा नहीं जाना चाहता, ऐसे आज की तारीख में भी नहीं जाना चाहता। ओके, स्कूल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट राह ही देख रहे होते हैं बोले किस दिन कोई ऐसा ऐसे मतलब हम कोशिश करेंगे किसी घटना ना हो, बट छुट्टी मिलती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो बॉयकॉट वाला जो फेज है वो आज की तारीख में भी देखने को मिलता रहता है। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत वो स्टार्टेड। ओके, तो लॉ कोर्ट्स को आगे बॉयकॉट करने की कोशिश की गई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट करने की कोशिश की गई है, फॉरेन क्लॉथ और उसकी जगह आपको खादी यूज करना है उसकी भी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम के अंदर डिसाइड किया गया था। साथों साथ ये भी बोला गया था कि हम लोग सरकार के द्वारा दिए गए जो बड़े बड़े खिताब है, श्री श्री पप्पू दद्दू 1008 वाले जितने भी खिताब है वो सब हम लोग वापस दे देंगे सरकार को। और जब ये पहला फेज, ये जितना भी बॉयकॉट वाला फेज है वो सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग सेकेंड फेज के अंदर सिविल डिसओबीडियंस की तरफ चले जाएंगे और सिविल डिसओबीडियंस के अंदर हम लोग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस की तरफ भी जाएंगे। तो पहला प्रोग्राम था बॉयकॉट करो, बॉयकॉट के थ्रू सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ। अब कोई भी मूवमेंट पढ़ोगे ना तो एक जनरलाइज वर्ड है, जनरलाइज वर्ड वही है कि बॉयकॉट। कुछ ना याद आया, अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो बॉयकॉट ठोकी आके आइएगा तो आपको आधा एक नंबर तो कहीं ना कहीं से एग्जामिनर दे देगा। ओके, सितंबर 1920 की बात कर रहा हूं मैं बैकग्राउंड के अंदर, और यहाँ पे अप्रूवल कर दिया जाता है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का कांग्रेस के द्वारा। इन कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे एम जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का रखा गया है वो 3 था, वो है खिलाफत, पंजाब के अंदर जो गलत हुआ अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर, और जब तक स्वराज नहीं मिल जाता हम लोग खिलाफत और खिलाफत को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिएगा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जादूगर की टेक्निक थी। पंजाब कहाँ पे है इंडिया के अंदर, स्वराज कब से चल रहा है 1905 से, और खिलाफत कब हुआ 1919-20 के आसपास। इन तीनों को क्लब करके उन्होंने ऐसी मस्त डिश परोस के लोगों के सामने रखी है, तुरंत लोग एक्टिव हो गए कि यार ये तो सही बता रहा है। तो एसेंशियली मैंने आपको बताया कि गांधीयन पॉलिटिक्स का एक स्टाइल है converting the local or specific issues into the issue of नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बाहर का, ये देखें खिलाफत कहाँ लेना देना था, पर खिलाफत के अंदर भी उन्होंने कुछ ना कुछ ले लिया और पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया। दिसंबर 1920 का दिन आता है, नागपुर के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है और वहां पे ही फाइनली कांग्रेस एंडोर्स कर देती है नॉन कॉपरेशन का प्रोग्राम को। साथों साथ यहाँ पे गांधी को ऑलरेडी, अगर आप बैकग्राउंड के अंदर हमने देखा है कि जून 1922 के आसपास से ही गांधी को अध्यक्षता दी गई थी खिलाफत आंदोलन को लीड करने की। इसी दौरान गांधी कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की भी मांग करेंगे। वो चेंज क्या था? पहला चेंज था कि आपको स्वराज तो चाहिए, बट मॉडरेट्स थे ना उस टाइम के अंदर, तो मॉडरेट्स क्या बताते थे कि भाई साहब स्वराज दो पर संवैधानिक रीत से चाहिए हमको, वी आर डिमांडिंग स्वराज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। बट हियर व्हेन गांधी केम, गांधी ने बताया कि स्वराज चाहिए, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलेंगे हम लोग एंड थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। उसका मतलब ये है कि गांधी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के अंदर भी जा सकते हैं और उन्होंने कंटिन्यूसली यही किया है। पीसफुल, बोले हम लोग हिंसा नहीं करेंगे पर मांगेंगे जरूर अपने हिसाब से। तो ये पूरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो थी, कांग्रेस का गोल तो सेम रहा। वो गोल क्या था? स्वराज। स्वराज जैसे मैं आप हाइपोथेटिकली पकड़ लीजिए कि आपको यहाँ से पाकिस्तान जाना है, अमृतसर से होके आपको लाहौर तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे? यहाँ से दिल्ली से बैठे हो तो दिल्ली से अमृतसर जाओगे, या दिल्ली से ही वो आपकी सदाए सरहद करके बस चलती है उसमें बैठ के निकल गए, शाम को लाहौर आ गए, लस्सी वस्सी पी के ठंडा पी के वापस आ गए दूसरे दिन इंडिया। बट मैं आपको बताता हूँ कि गांधी आए, वो बोलते नहीं लाहौर ऐसे रास्ते नहीं जाएंगे। बोले दिल्ली से जाएंगे तो सही, पर दिल्ली से पहले बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद से सिंध होते हुए लाहौर की तरफ पटरी पकड़ेंगे। तो क्या होगा? आपकी सर्किट पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट भी होगी और आपका जो एजिटेशन है ना लोगों के अंदर फैल जाएगा। एसेंशियली यहाँ पे भी जो स्वराज का रास्ता जो था ना, वो रास्ता चेंज कर दिया था। ओके, लाहौर ही पहुंचना था, बट ये पूरा का पूरा किस तरह से डेवलपमेंट किया गया। साथों साथ कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंज लाया जाता है। अभी तक कांग्रेस साल में एक दफा मिलती थी, मैंने आपको बताया जनरली एक दफा मिलती थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस के अंदर मिला करती थी, बट साल में एक दफा उनका जो मेन मीटिंग हुआ करता था दिसंबर महीने के अंदर, उसको लेके वो प्रेसिडेंट का टसल चला था 1907 के अंदर। आपने जब सूरज स्प्लिट के अंदर हमने पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कांग्रेस की एक डे टू डे कोर बॉडी बनाई गई जिसका नाम है कांग्रेस वर्किंग कमिटी। आज की तारीख में भी कांग्रेस के अंदर जो आज का प्रेजेंटली जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर भी ऐसी ही एक CWC करके बॉडी है जो यहाँ से पूरा का पूरा डेवलपमेंट करती है। साथों साथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वाज देयर। यहाँ पे PCC गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी,
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एपीसीसी, एमपीसीसी, जीपीसीसी, ये जो पीसीसी है जो लैंग्वेज के आधार पे बनाई गई थी, अल्टीमेटली लिंग्विस्टिक स्टेट का जो थॉट कंसीव किया गया था उसके आधार पर इसको भी एस्टेब्लिश किया जाता है और कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की कोशिश की जाएगी। साथों साथ यहाँ पे इंडिया के अंदर जो कॉमन मैन के अंदर पूरी की पूरी आइडियोलॉजी आराम से पहुंच पाए, इसके लिए पॉलिटिकल बॉडीज बनाई गई जिसे कहा जाता है समितिज और कमिटीज। The ward and the village committees were organized। अब याद रखेगा कि ये जो वार्ड कमेटी एंड विलेज कमेटी है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कहीं ना कहीं मेंशन की गई है। 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसके अंदर वार्ड कमिटीज का भी मेंशन किया गया है, तो देखिएगा कि वो तब से इसका मेंशन कहीं ना कहीं था। साथों साथ अगर आपको कांग्रेस के अंदर एंट्री लेनी थी तो पहले चार्जेस ज़्यादा लगते थे, यू हैव टू इफ यू वांट टू बी अ मेंबर आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता था, उसकी जगह आपकी एंट्री फी 4 आना कर दी है और वो भी अच्छा काम किया है। और गांधी इतने उत्साहित थे 1921-22 तक, तो वो बोल रहे थे कि अगर आपने ये असहयोग आंदोलन को इतना जोर से कंटिन्यू किया है ना, जिस तरह से यहाँ चौका मारा गया है, तो हम लोग एक ही झटके के अंदर यहाँ से हम लोग आराम से स्वराज ले सकते हैं। आप खाली मेरा सपोर्ट करिएगा, मैं पूरा का पूरा कंटिन्यू करूँगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन की हाईलाइट्स क्या क्या थी। जब ये आंदोलन फैला और उसके अंदर आपने नॉन कॉपरेशन को भी इंक्लूड कर दिया, तो हु वर द पीपल एसोसिएटेड, व्हाट वर द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट विच वर रिलेटेड, और दूसरा भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, हाईलाइट्स ऑफ खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, गांधी यहाँ पे अली ब्रदर्स से, जिनकी अध्यक्षता जो खिलाफत इश्यू की कर रहे थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो पूरे के पूरे भारत भर के अंदर टूर करेंगे। साथों साथ यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा करीबन 90,000 स्टूडेंट्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ देते हैं, और ये लोग हमारी यहाँ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस बन रही थी, करीबन 800 से ज़्यादा नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो नेशनलिस्ट एजुकेशन आपने स्वदेशी मूवमेंट के दौरान सोचा था, वो फाइनली खिलाफत आंदोलन के दौरान तक आते आते वो आप इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हो, और वो आपको फंडामेंटल डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी के दौरान मैंने आपको बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई, जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, all were established during the Khilafat issue and the non-cooperation issue, and as a result the development of nationalist education started। इसके बाद यहाँ के जो लोग आ रहे थे ना, वो भारतीय थे। अल्टीमेटली मैंने बताया कि जो मॉडर्न एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि दो बाय लुक्स दे विल बी लुकिंग लाइक एन इंडियन, बोले फिजिकली दे विल बी लुकिंग लाइक एन इंडियन, बट बाय थॉट दे विल बी थिंकिंग लाइक अ ब्रिटिशर और अ यूरोपियन सिटीजन। मैंने बताया ना कि वो मक्खन की जगह बटर खाया करते थे, तो यही पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल चेंज था। दूसरा हाईलाइट्स इसके अंदर देखने को मिलेगा, जब फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट बढ़े गए तो आपके यहाँ पे जो लोअर कम्युनिटी थी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दे दी। साथों साथ यहाँ पे गांधी आते हैं और बोलते हैं कि फॉरेन क्लॉथ का आप टोटली बॉयकॉट करो और उनको जला दो, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी हीप्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ वर बर्न्ड पब्लिकली। ओके, तो बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग लिकर एंड टॉडी शॉप्स। ओके, तो यहाँ पे जो अल्कोहल बेचने वाली जितनी भी दुकानें थी वो यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया जाता था, पब्लिक मीटिंग एंड बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। ओके, सो संडे यहाँ पे 9 तारीख लिखी गई है 6:30 बजे। ओके, साथों साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा इसी दौरान कि कांग्रेस की जो वॉलंटियर कॉर्प्स, कांग्रेस की जो सबसे कोर कमेटी हुआ करती थी जो लोकल लेवल के ऊपर काम करती थी, जैसे स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था स्वदेशी बंधप समिति, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अश्विनी कुमार दत्ता। उसी तरह से कांग्रेस भी वही लाइंस के ऊपर आगे कंटिन्यू करती है और वो एक खुद का वॉलंटियर कॉर्प्स की स्थापना करेगी, और लोकल बॉडीज को बोला जाता है कि एज एंड व्हेन यू फाइंड इट थिंग और व्हेन यू फाइंड इट राइट you should start this civil disobedience movement। नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में जो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वो मैं आगे के क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। ओके, बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, यहाँ पे देखो स्पेशल लिखा गया है, स्पेशल अरेंजमेंट इज मेड फॉर लेडीज एंड चिल्ड्रन। ओके, वो स्त्रियों और बच्चों के लिए बैठने के लिए अलग से पूरा का पूरा हमने व्यवस्था की गई है। साथों साथ आपकी जो ऑबिचुअरी है लोकमान्य तिलक की, ओके, इन मेमोरी ऑफ लोकमान्य तिलक, उनके बारे में भी ये पूरा का पूरा आर्टिकल उस टाइम के अंदर पब्लिश किया जाता था। ओके, तो इस तरह का पूरा थॉट था और वहां से ये पूरी की पूरी चीजें आगे कंटिन्यू होती है। ओके, हाइलाइट्स के अंदर हम लोग और बात कर रहे हैं, व्हेन दिस मूवमेंट स्प्रेडेड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड यू विल सी दैट द नो टैक्स मूवमेंट स्टार्टेड। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर और गुंटूर के अंदर लोगों ने बोल दिया कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। असम के अंदर आपके जो टी प्लांटेशन के अंदर जो हमारे लेबर से, आपके जो बंगाल के अंदर जो लेबर से, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग आपको कुछ मदद नहीं करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको नॉन कॉपरेशन के अंदर ही लोकल स्ट्रगल्स का राइज हो देखने को मिलेगा। वो चाहे आपकी अवध किसान सभा हो, एका मूवमेंट हो, मपीला रिवोल्ट हो जो मालाबार के अंदर मोपला मुस्लिम्स के द्वारा किया गया था, एंड फाइनली द सिख एजिटेशन फॉर द रिमूवल ऑफ बंस इन पंजाब। ये सब की सब चीज़ें आपको इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। खिलाफत का बैकग्राउंड बना के बहुत सारी जगहों के ऊपर आग लगा दी
गई थी हमारे लोगों के द्वारा। When this thing was taking place, what was the government response? सरकार क्या हलवे की तरह चुप बैठेगी? सरकार आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली यहाँ पे वाइसरॉय हुआ करते थे रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग और गांधी के बीच में एक थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश की जाती है और गांधी बोलते हैं कि मुझे कुछ बात करनी है। एज यूजुअल सरकार बोलता है कि क्या बात करनी है तुमको, और सबको दौड़ा दौड़ा के पीटना शुरू कर देते हैं। द वॉलंटियर कॉर्प्स वर डिक्लेयर्ड इलीगल, सबको ठीक है, सर्विस अच्छी खासी उनकी खिदमत हो जाती थी। द पब्लिक मीटिंग्स वर बैन्ड, प्रेस के ऊपर से जो लिबर्टी दी गई थी वो भी बंद कर दिया। एंड फाइनली मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स बैरिंग गांधी, गांधी को छोड़ के इन्होंने पूरी की पूरी लीडरशिप को जेल के अंदर भेज देते हैं, सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव जहां पे उनका मन लगता था वैसी जगहों के ऊपर भेज दिया जाता था। ओके, सो दिस इज हाउ द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। और 1920 तक आते आते यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेजोरिटी लीडर्स वो अरेस्टेड। ओके, बट दिसंबर 1921 यहाँ पे फिर से कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत चहल पहल होगी। यहाँ पे इतने सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया, पर फिर भी गांधी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ ना, हम लोग यहाँ पे लड़ाई चालू रखेंगे। दिसंबर 1921 के अंदर फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग होती है और CWC बताती है कि गांधी यू शुड कंटिन्यू विद दिस मूवमेंट, वी आर अपॉइंटिंग यू द सोल अथॉरिटी ऑन दिस इश्यू। ओके, और फरवरी 1922 तक आते आते गांधी यहाँ पे बताते हैं कि आई विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम बारडोली इफ 2 ऑफ माई डिमांड्स आर नॉट मेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैं बारडोली से 2 एसेंशियल पूरी की पूरी जो आंदोलन है, सविनय कानून भंग का जो आंदोलन है उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा, सिविल डिसोबीडियंस को कंटिन्यू करूंगा अगर मेरी 2 डिमांड सरकार एक्सेप्ट नहीं करती। द फर्स्ट डिमांड वाज द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ऐसे जो कैदी है जो राजकीय रूप से पकड़े गए हैं और उनको आप छोड़ दो, और दूसरे जो थे आपके प्रेस के ऊपर आपने जो कंट्रोल बनाए रखे थे, प्रेस को आपने दबा के रखा था, उसको आप बंद कर दो। एंड दिस वाज द 2 डिमांड्स व्हिच वर रेज्ड बाय गांधी। और गांधी ने बताया था कि भाई साहब याद रखेगा कि ये 2 डिमांड आपने हमारी एक्सेप्ट नहीं की तो हम यहाँ पे ताला लगा देंगे, हम लोग पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस की तरफ चले जाएंगे। ओके, तो महात्मा द डिक्टेटर इस तरह के आर्टिकल्स भी पब्लिश किया करते थे लोग, क्योंकि उनको फाइनली ऑल दी पावर्स वर वेस्टेड विद द कांग्रेस अथॉरिटी, उसके पास चले गए थे। ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम गांधी ने बताया कि आई विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस इफ 2 ऑफ माई डिमांड्स आर नॉट मेट बाय द गवर्नमेंट। सरकार को गांधी अल्टीमेटम देते हैं कि भाई नहीं किया ना तो देख मैं सिविल डिसोबीडियंस की तरफ चला जाऊंगा। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाइसरॉय बताता है कि जो उखाड़ना है उखाड़ ला, मैं नहीं करूंगा। बट हुआ ये कि गांधी यहाँ पे बारडोली से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरुआत करेंगे, उसके पहले ही 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण ये पूरा का पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रैप अप कर देना पड़ा। ऐसी कौन सी घटना बन गई जब वाइसरॉय ने भी मना किया गांधी को कि मैं तुम्हारी डिमांड नहीं मान रहा हूँ। गांधी वॉज एडमेंट कि मैं यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ चला जाऊंगा अगर आपने मेरी कहा नहीं मानी है, हमारे 2 मुद्दों को आपने सॉल्व नहीं किया है। बट ऐसी कौन सी घटना हो गई कि गांधी को इन बिटवीन ये मूवमेंट से रिट्रीट करना पड़ा। दैट मूवमेंट वॉज द चौरा चौरी इंसिडेंट। द चौरी चौरा इंसिडेंट, और सॉरी स्लिप ऑफ टर्न हो गया। द चौरी चौरा इंसिडेंट एसेंशियली एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको पता होगा कि इसके अंदर बहुत बड़ी हिंसा हो चुकी थी, और मैंने आपको बताया ना कि ही यूज्ड टू प्रैक्टिस व्हाट ही यूज्ड टू प्रीच। तो वो कहते हैं कि महात्मा जो टाइटल दिया गया था कि कॉमन मैन को तो नहीं दे पाते, ओके, बट उन्होंने एक चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, इफ देयर इज एन आयट ऑफ वायलेंस आई विल विड्रॉ द मूवमेंट राइट नाउ। यहाँ पे भी यही हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है चौरी चौरा के अंदर, और इसी के कारण गांधी को लगता है कि भारत के लोग अभी तैयार नहीं है। हुआ ये कि यहाँ चौरी चौरा के अंदर नॉन कोऑपरेशन का जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स से उन्होंने एक लिकर शॉप को आग जला दी। तो आग जलाने के बाद वहाँ पुलिस के साथ उनकी टसल हो जाती है, तो पुलिस उनकी एज यूजुअल सर्विस कर देती है। ओके, तो उनकी खिदमत करते हैं। बट हुआ ये कि पुलिस की खिदमत होने के बाद वहाँ पे और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट वो सब इकट्ठे होके पुलिस वालों के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये जो पुलिस वाले जो इनको पीट रहे थे वो लोग भाग के पुलिस स्टेशन के अंदर छुप जाएंगे, और ये पूरा का पूरा मॉब था। अब देखिएगा कि मॉब का कोई नाम नहीं होता, मॉब का कोई फेस नहीं होता, मॉब खाली हरकत करता है। ओके, झुंड की यही पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मॉब का कोई नाम नहीं, मॉब का कोई फेस नहीं, वो मॉब ने पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट 22 पुलिसमैन विच वर इनसाइड दिस पुलिस स्टेशन गॉट किल्ड। और गांधी तो बोलते थे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस। तुरंत ही गांधी यहाँ पे डिसाइड करते हैं बारडोली पे बैठे बैठे कि यहाँ पे हिंसा हो गई है, आई एम स्टॉपिंग दिस मूवमेंट, मैं यहाँ पे ये आंदोलन रोक रहा हूँ। फिर से मैं आपको टाइमलाइन के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। फरवरी 1922 वायलेंस हो गया चौरा चौरी के अंदर।
बैकग्राउंड के अंदर मैंने आपको बताया कि बारडोली के अंदर गांधी तैयार हो गए थे कि मैं सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करूंगा, तुरंत बोल देते हैं गांधी नो मोर प्रोटेस्ट, सब बिस्तरा पोटला बंद करके कंस्ट्रक्टिव वर्क चालू करना आप कर देते हैं। फरवरी 1922 के अंदर उसके 2 दिन के बाद CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है बारडोली के अंदर और तुरंत ही रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि आप ये सब तिकड़म बंद करो और पूरी की पूरी कंस्ट्रक्टिव वर्क के तहत लोगों के अंदर जो सकारात्मक आपको जो काम करने हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व कराने के लिए आप थोड़ा बहुत डेवलप करो। ओके, 5 मार्च 1922 गांधी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंड टू 6 years जेल। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप विच वाज ऑलरेडी इन जेल, मार्च 1922 तक आते आते गांधी बोलते हैं कि मिलता हूँ ब्रेक के बाद। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो चले गए जेल के अंदर। ओके, अब मुद्दा यहाँ पे आ रहा था कि गांधी के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि वाई डिड ही विड्रू दिस मूवमेंट। ऐसी क्या एका छिटपुट घटना हो गई थी? ऐसा ही था ना, इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, ऑल द नेशनलिस्ट लीडर्स और द यंग लीडर्स दे वर बिविल्डर्ड, बोले ये क्या कर दिया गांधी ने, बोले इतना अच्छा चल रहा था, 10-15 पुलिस वालों के ऊपर अटैक क्या हो गया, आपने बंद कर दिया। बट इसके पीछे की फंडामेंटल थियरी देखोगे ना तो आपको गांधीयन आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि 300 नंबर के अंदर आपको थोड़ा बहुत समझोगे तो आप मेंस के आंसर अच्छी तरह से इलैबोरेटिव वे के अंदर लिख पाओगे। ओके, सो द पीपल हैड नॉट फुली लर्नड द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है वो सबको पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि अहिंसा किसे कहते हैं। अब अगर आप गांधीयन थॉट के अंदर, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बट गांधीयन थॉट को आप पढ़ोगे ना तो गांधी बोलते हैं किसी के लिए खराब सोचना ना वो भी एक अहिंसा है। अगर आप किसी के लिए इफ यू आर अक्यूमुलेटिंग मोर देन योर नीड्स दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वायलेंस। बोले आप नेचर को तबाह कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वायलेंस। और यहाँ पे तो इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका था और गांधी ने बताया कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पे अहिंसा का मीनिंग जो था वो हम लोग मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सेकेंडली द पीपल वर ऑल्सो टायर्ड, लोग इतने थक चुके थे। कब से चालू था? 1920 से चालू था। ये टाइम आ चुका था फरवरी 1922 का, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो चुके थे। एंड द पीपल वर टायर्ड, पीपल वर शोइंग साइंस ऑफ फटीग। होता है ना कि लोग थक गए थे। एंड गांधी गेज द मूड ऑफ द पीपल, बोले यहाँ लोगों को थकावन हो रही है और ही न्यू द फंडामेंटल थिंग कि कोई भी मूवमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म कर आपको कोई भी मूवमेंट चलाना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी इवन कंटेम्पररी इंडिया की आप बात करो या कंटेम्पररी वर्ल्ड की बात करो, द मूवमेंट कैन नॉट कंटिन्यू, वो भी नॉन वायलेंस मूवमेंट, इवन वायलेंट मूवमेंट भी नहीं कंटिन्यू होगा। सरकार आपसे टाइम बाय कर रही है, उसका मतलब यही हुआ कि आप लोग नेगेटिव के अंदर जा रहे हो। ओके, सो कंटेम्पररी मूवमेंट्स की बात करें या अर्स्टवाइल मूवमेंट्स की बात करेंगे, उसके अंदर यही चीज आपको देखने को मिलती रहेगी। ओके, द सेकंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट वाज अ वायलेंट मूवमेंट। यहाँ पे हिंसा हो चुकी थी और सरकार को क्या चाहिए, बोले एक आप ना पत्थर डाल दिया ना तो आपको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। और यही चीज हुआ, आपने पुलिस वालों को मारा था। जो ब्रिटिश स्टेट की अथॉरिटी बोला जाता था कि बोला जाता है ना कि द ब्रिटिश इंडियन स्टेट वाज अ पुलिस स्टेट। समझ ये है ना, एक गुड गवर्नेंस वाला स्टेट होता है जहां सब लोग राजी खुशी से जीते हैं, और एक स्टेट होता है जिसको पुलिस स्टेट बोला जाता है। पुलिस स्टेट मतलब आप ऐसे ऐसे तिकड़म वाले लॉज बनाते हो जिसके थ्रू सबको सप्रेस करने की कोशिश करो और उसी के थ्रू आपका पूरा का पूरा आंदोलन चलता रहे, आपकी सरकारें चलाते रहते। ओके, तो यहाँ आपके रीडिंग यही बोलते होंगे ना, चुन चुन के मारूंगा, आपने मेरे पुलिस वालों को मारा है, आपने अटैक किया है, अब देखो दौड़ा दौड़ा के सबकी अच्छी खासी सर्विस की जाएगी। ओके, एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस टाइम वाज आल्सो दिस वाज द खिलाफत। अब खिलाफत को देखेगा कि द सेंट्रल इश्यू ऑफ खिलाफत वो तो लोग भूल ही गए थे। खिलाफत का हमने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद उसको पंजाब के साथ जोड़ा, स्वराज के साथ जोड़ के मस्त मैंने बताया कि ग्रेवी वाली डिश तैयार कर दी। बट अब लोग भूल गए थे और लोगों को फिर से झकझोरना है। जो पार्टिसिपेशन, मुस्लिम बिरादरों का पार्टिसिपेशन क्यों हो रहा था खिलाफत के अंदर, द फंडामेंटल रीजन वाज दिस ओनली दैट द पीपल थॉट कि भी हमारे रिलीजियस गुरु को आपने पकड़ लिया है या हटा दिया है एंड वी आर ट्राइंग टू गेट हिम बैक एट द स्पिरिचुअल सीट, जो एसेंशियली पॉलिटिकल सीट हुआ करती थी। ओके, ये खलीफा की सीट है, ये खैलीफेट जो है ना, ये खैलीफेट आजकल एक और जेंटलमैन आईसिस के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर बगदादी। ओके, तो वही है खिलाफत वाला, उसको भी एक खैलीफेट बनाना था। ओके, हुआ ये कि गांधी को भी लग रहा था दैट पीपल हैव फॉरगॉटन खिलाफत, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टर्की नाम का जो देश है उस टाइम के अंदर अस्तित्व के अंदर है। ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया जाता है और उसका एक नया लीडर उभर के आता है जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमल पाशा। मुस्तफ़ा कमल पाशा ही डिप्राइव्ड द सुल्तान ऑफ पॉलिटिकल पावर और टर्की को सेक्युलर टर्की के तौर के ऊपर एस्टेब्लिश कर देगा। ही टर्न टर्की इनटू अ सेक्युलर स्टेट और खैलीफेट को अबॉलिश ही करेगा। ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी। बोले चाहिए नहीं हमको, बोले एक खैलीफेट रहेगा तो दुनिया भर की किच किच कुछ कुछ चलती रहेगी, बट अभी तो टर्की को हम लोग सेक्युलर स्टेट बना रहे हैं।
आज की तारीख में टर्की का जो इशू है, इट्स अ वेरी बर्निंग इशू इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज एज वेल, क्योंकि शिया सुन्नी पॉलिटिक्स तो चलती रहती है और थोड़ी बहुत कर्डिश उसकी जो पॉलिटिक्स है, कर्ड के साथ उसके जो इश्यूज है वो भी चल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट वही है कि टर्की के अंदर आप देखोगे ना कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर 2016 के आसपास, 2015 के आसपास, तो वहाँ पे जो यूथ लीडरशिप है ना, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द फंडामेंटल थिंग वाई दे आर प्रोटेस्टिंग, क्यों? क्योंकि सरकार वापस से वो इस्लामिक लॉज वापस कोई ना कोई दूसरे फॉर्म के अंदर लागू कराने की कोशिश कर रही है। एंड एज अ रिजल्ट पीपल ऑफ टर्की आर कमिंग ऑन रोड्स, और इसके कारण कंटिन्यू ये प्रोटेस्ट चलता रहता है टर्की के अंदर। हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे IR की। ओके, सो द खलीफ डिपोज्ड, seen in throne boom, okay, expulsion at night, okay, this is Kamal Mustafa Pasha, ये बताते हैं after the victory on 29 October 1923 the modern republic of Turkey has been established। जो लाल कलर का मैप मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला। अब हम लोग देख लेते हैं कि what was the positive things in the Khilafat non-cooperation movement and what were the negative things into the Khilafat non-cooperation movement। The positives was most important positive was the involvement of Muslims। large scale Muslim Muslims participated into this movement, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी। ये चीज़ इसके पहले तक नहीं देख रही थी, क्योंकि रिलीजियस कॉज होने के कारण यहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। सेकेंडली, खिलाफत इश्यू को पंजाब के साथ आपने लिंक किया है, साथों साथ स्वराज के साथ आपने लिंक किया है। एंड ड्यू टू दिस लिंकिंग ऑफ दिस स्वराज एंड खिलाफत एंड पंजाब, द सेंटिमेंट्स, द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, द मूड ऑफ द पीपल, हर एक जगह पे आपका मैसेज कन्वे हो रहा था कांग्रेस का। सरकार बहुत ही परेशान कर रही है, और गांधी ऑलरेडी अपना होमवर्क कर चुके थे। 1915 से लेकर 1919 तक आते आते वो इतने पॉपुलर हो चुके थे, तो हर एक चीज लोगों को कोने कोने तक पता चल रही थी। तो पीपल वर अवेयर, द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। पॉलिटिकल एवरी स्टार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन गॉट पॉलिटिसाइज। सब लोग उतरे हैं, किसी को स्वराज चाहिए, किसी को खिलाफत चाहिए। इसके पहले मुस्लिम नहीं ज्वाइन कर रहे थे, मुस्लिम को खिलाफत वाला इशू दे दिया, बोले आप भी आंदोलन में उतर जाओ। स्वराज वाला तो था ही। पंजाब के लोग, जो पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग, और जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास है जिनको पता था ये जलियांवाला बाग के अंदर ये हत्याकांड हुआ है, उसको लेके भी ये लोग कूद रहे थे। ओके, फाइनली यू विल ऑल्सो सी दैट द मिथ ऑफ द कॉलोनियल रूल विच वॉज इनविंसिबल, वो तोड़ दिया गया है। और वो तोड़ा किसने? बंदूक से नहीं तोड़ा यार। देखो आप है ना, जो कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट्स हो रहे थे ना, जैसे रूसो जापान वॉर या इथोपिया इटली वॉर, उसमें क्या था? यूरोपियन इनविंसिबिलिटी वाज ब्रोकन। टूटी थी कि नहीं टूटी थी? जापान नाम का देश, छोटा सा टापू, रशिया को इतना बड़ा ज़ारिस्ट एम्पायर, ज़ार निकोलस II करके राजा हुआ करता है, उसको चुन चुन करके मतलब तबाह परेशान कर देता है। उसके बाद राजा की हालत खराब हो गई थी रशिया के अंदर। 1970 तक आते आते उसको लोग मार देते और USSR बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो जाता है। ओके, तो रशिया कम्युनिस्ट रशिया बन जाता है, मोनार्की हट जाती है। इथोपिया नाम का छोटा सा देश अफ्रीका का, वो इटली को हराता है 1896 के अंदर। बट दैट वाज ऑल मिलिट्री वॉर्स, वहां पे मिलिट्री वॉर्स हुआ करती थी। बट यहाँ पे क्या था? जो यूरोपियन इनविंसिबिलिटी थी ना, उसको किसने तोड़ा? पूरे सत्याग्रह ने तोड़ दिया। हाउ कम इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस मैजिशियन नेम गांधी। एक ऐसे जादूगर थे जो ऐसी चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और उसको पूरा पैकेज बना के लोगों के सामने पेश किया, तुरंत ही क्लिक हो रहा था। एंड द ब्रिटिशर्स वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि सत्याग्रह जब करते थे तो गांधी की टेक्निक थी, जब अंग्रेज मारते तो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोलते कि मुझे मारा मारा मुझे मारा। दूसरे दिन अंग्रेजों ने नहीं मारा, दूसरे दिन फिर से न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया करते थे, बोले क्या उखाड़ा, हम तो हमारे रास्ते के ऊपर ही गए। तो डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट, ये पूरी की पूरी डाइकोटॉमी और ये जो डिलेमा था ना, वो डिलेमा के अंदर ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने रख दिया था, वो कोई और लीडर नहीं कर पाया। अब हम लोग एक दो नेगेटिव्स भी देखने की कोशिश करते हैं असेसमेंट के अंदर, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन के अंदर। हुआ क्या कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मुस्लिम्स तो किया, ये हमने पॉजिटिव में भी देखा, ये पॉइंट हम लोग नेगेटिव में भी ले सकते हैं। बट इन्वॉल्वमेंट क्यों था? भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय की बिरादरें थी, वो लोग ने क्यों यहाँ पे ज्वाइन किया? क्यों? क्योंकि उनके लिए रिलीजियस इशू था कि नहीं था? उनके खलीफ को हटाया था, इट वाज अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको हटाने के बाद इसके कारण गांधी ने पूरा पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, बट अल्टीमेटली इट रीड्स टुवर्ड्स कम्युनलाइजेशन। हुआ ये कि गांधी ने तो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना के दिया था, बट हमारे और भी नेशनल लीडर्स थे, कांग्रेस की और भी लीडरशिप थी, और वहाँ पे इनकी जो फेलियर आती है दी इंडियन लीडरशिप। क्यों? क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स ज्वाइन ड्यू टू द रिलीजियस इशू, बट दिस रिलीजियस इशू was not converted into a secular issue। अगर जैसे खिलाफत इशू खत्म हो गया तो मुस्लिम सब वापस बैकग्राउंड के अंदर वापस चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पार्टिसिपेट नहीं करना। हम CDM में देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, जब यहाँ पे मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके लिए कोई इशू नहीं था। अगर यहाँ पे मुस्लिम्स को आपने क्या किया कि इतना लार्ज स्केल इशू प्लेटफॉर्म देके आपने उनको इंक्लूड किया है पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर, तो उसको कन्वर्ट करने की भी आपके लिए ट्रिक होनी चाहिए ना।
You should have some kind of trick. वो नहीं कर पाए. The role of the national leadership can be questioned in the negatives of the Khilafat issue that they were not able to convert the religious into secular issue for long term approach. गांधी ने तो क्या किया, आके एकदम शॉर्ट टर्म मस्त करके डिश बना के दे दी. अभी ग्रेवी बेबी इनको बता के गए थे कि भाई मैं कहीं ना हूं तो आपको इसी तरह से कंटिन्यू करना है. बट हुआ ये कि और भी जो कांग्रेस की लीडरशिप थी और भी नेशनल लीडरशिप थी वो ये मुद्दे को ज्यादा नहीं तक देख पाती. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग मुस्लिम पार्टिसिपेशन यहाँ बहुत हुआ. इतना हाई स्केल था ना, स्वदेशी में भी नहीं दिखेगा आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर भी नहीं दिखेगा. बट ये खत्म होते होते सब लोग वापस बैकग्राउंड के अंदर वापस चले जाते हैं. हेंस दे फेल्ड आफ्टर द एंड ऑफ दिस मूवमेंट. लार्ज स्केल मुस्लिम पार्टिसिपेशन कुड नॉट टेक प्लेस एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. जो आपने लखनऊ पैक्ट किया था उसको ही पॉलिटिकली सेक्युलर अप्रोच के अंदर कन्वर्ट कर दिया होता ना भाई साहब, तो बहुत ही कुछ अलग ही आपको नेगेटिव्स के अंदर पॉइंट दिखते नहीं थे. ओके, हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे. व्हाट इज दी, देखो ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था. आज से 10-15 साल के पहले तक ये इतने क्वेश्चन सीक्वेंस वाले पूछते थे कि पहले कौन आया, गांधी जी ने राइट पैर रखा कि लेफ्ट पैर रखा, फिर उसके बाद गांधी कुर्सी पे बैठे कि नहीं बैठे, फिर गांधी धोती पहन के चले थे कि जीन्स पहन के चले थे, गांधी कुर्सी पे बैठे थे या नीचे बैठे थे. उस तरह का सीक्वेंस यहाँ से बना के पूछेगा. ओके देखो ये क्या पूछा उसने, लखनऊ पैक्ट. दूसरा पूछा डायरकी इंट्रोडक्स किया गया, रॉलेट एक्ट एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, और आपको दे दिया 1324 4132 1234 और फाइनली 4231. अभी ये है ना बहुत ही डाइसी है, सब नजदीक वाले हैं. जैसे एक तो आप पकड़ लोगे पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 के अंदर, वो तो सबको याद ही होगा होपफुली. ओके हो गया होगा ना, ओके आशा करता हूँ आपको हो गया होगा. सेकंड वन इज लखनऊ पैक्ट, कब हुआ था, 1916 के आसपास. चलो वो भी थोड़ा बहुत. अभी ये है ना इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी कब हुआ था, मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर. मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स कब आया, 18 के 19 में, और रॉलेट एक्ट कब आया, मार्च 1919. यहाँ थोड़ा डाइसीनेस है, आपको थोड़े बहुत मंथ भी याद रखने पड़ेंगे. द करेक्ट आंसर इज 4132. क्यों आया, द आंसर इज बी. हम लोग देखते हैं. लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर हुआ. डायरकी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोला जाता है, बट उसको जुलाई 1918 के अंदर ही अनाउंस कर दिया गया था मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स को. रॉलेट एक्ट कब आया, मार्च 1919. एंड फाइनली द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज during this time. Okay, so the codes 4132, the correct sequence of the following events. यहाँ से पूरा का पूरा हुआ. ओके एक और प्रश्न देख लेते हैं. The non-cooperation movement led to Congress becoming a mass movement for the first time, growth of Hindu-Muslim unity, removal of the fear of British might from the minds of people. लोग डर गए थे. And British government's willingness to grant political concession to Indian people. इसका क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा. ओके, द कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. कांग्रेस बन चुका था ना, स्वदेशी के दौरान ही बन चुका था. होम रूल के अंदर भी कांग्रेस ही था अल्टीमेटली. ओके, उसी का ही प्रोपेगेंडा था, तो ये हम लोग नकार सकते हैं. सेकेंडली ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. यस, टाइम बिंग तो आ गई थी भाई साहब, मानना पड़ेगा कि आई थी. ओके मानना ही पड़ेगा, पास करना है एग्जाम तो मारना पड़ेगा. ओके, रिमूवल ऑफ द फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल. यस, लोग वो है ना ब्रिटिश रूल की इनविंसिबिलिटी का जो मिथ था ना, वो सत्याग्रह ने तोड़ दिया था. बोले गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, गोली का जवाब कुछ नहीं कह के देंगे. ओके, तो अंग्रेज भी चकमा खा गए, बोले कुछ नहीं कह के क्या करेगा, पर कर दिया. देखिएगा 20 साल में इतना फ्रस्ट्रेट किया इन लोग को, तो बोले सब निकल गए. ओके, अब और फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंग्स टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियंस. ये भी इसका पार्ट के अंदर नहीं था. तो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इज 2 and 3.